वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था, ठीक। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? अभिक्रिया का वेग पढ़ लिए थे। अभिक्रिया का वेग का अगर हम लोग बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा? यहाँ पे प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी, ठीक। ये हमने पढ़ लिया था। और इसका मात्रक अगर हमें देखना था तो मोल लीटर सेकेंड, ठीक। ये इसका क्या था? मात्रक था। यहाँ तक हमने चीजों को पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार। अब पढ़ेंगे क्या? अभिक्रिया के प्रकार। के अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? अब अभिक्रिया के प्रकार में आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? एक होता है औसत वेग, एक होता है ताक्षणिक वेग, जिसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, और इसको ताक्षणिक वेग को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये दो वेग होते हैं जिससे यहीं से हमारे साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस बहुत इजी आता है, टफ नहीं आता है। आपको आराम से पढ़ना है चीजों को समझते हुए। तो आप क्या हेडिंग बनाओगे? अभिक्रिया के या फिर रासायनिक, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया के वेग के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, ठीक। कौन कौन से? औसत, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके पास जो होता है वो ये होता है, कौन सा? ताक्षणिक। कौन सा होता है? ताक्षणिक। रासायनिक अभिक्रिया के या फिर अभिक्रिया आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वेग के प्रकार। तो यहाँ पे कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला कौन सा है? औसत। पहला कौन सा है? औसत वेग, ठीक। जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। जिसको क्या कहते हैं? एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है। बोला जाता है किसी लंबे समय अंतराल में, है ना, बोला जाता है किसी लंबे समय के अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में ही परिवर्तन क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत वेग। मतलब बोला जा रहा है कि काफी लंबा समय होगा, 1 घंटा हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, ठीक। इसमें बोला जाता है कि जब ये हमारे पास काफी लंबे समय आएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक। सॉरी, ये क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। बोला जा रहा है कि इनके बीच में काफी लंबा समय होगा। वो समय तुम मान के चलो 1 आवर भी हो सकता है, 1 घंटे हो सकता है। 1 घंटे में, 1 घंटे के समय अंतराल में क्या हो रहा है कि इसके सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहला रहा है? औसत वेग कहला रहा है। क्या कहला रहा है? औसत वेग कहला रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि औसत वेग हम लोग किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा कि औसत वेग होता क्या है। इसका डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन क्या है? किसी लंबे समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इन दोनों की सांद्रता में परिवर्तन के दर को औसत वेग कहते हैं। इसे औसत वेग कहते हैं। इसे आर, स्मॉल आर रहेगा, ठीक। AVG, ये एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभिक्रिया के वेग में पढ़ रहे थे। उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? लिखोगे RAVG इक्वल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन क्या हो जाएगा? डेल टी। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये डेल टी, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। अब बात किसकी करते हैं? अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ताक्षणिक वेग की, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? ताक्षणिक वेग। दूसरा, इसका भी डिफिनीशन तुम लोग लिख सकते हो, ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक का मतलब होता है बहुत जल्दी। ताक्षणिक का मतलब होता है बहुत जल्दी, तुरंत। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें देखो, जैसे इसमें हो रहा था लंबे समय में, तो यहाँ पे क्या होगा? काफी सूक्ष्म समय में, मतलब बहुत कम समय में। ताक्षणिक का मतलब बहुत जल्दी। इसके समय में क्या हो जाए तुम्हारा? अभिकारक, और यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ताक्षणिक वेग भी कहेंगे, ठीक। इसका एक और भी डिफिनीशन हो जाता है। आपको जो सही लगे, जो आपको आ रहा हो वो लिख सकते हो। इसमें भी दूसरा डिफिनीशन भी हो सकता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी सूक्ष्म समय अंतराल में देखा जाए तो,
है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग कहेंगे। इसको भी डिफिनीशन में लिख लीजिए। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि किसी समय किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसी सूक्ष्म समय, मतलब यहाँ पे समय के अंतराल क्या होगा, बहुत सूक्ष्म, और यहाँ का जो समय अंतराल होता है यहाँ का क्या होगा, काफी लंबे समय तक। एवरेज वेलोसिटी में जो तुम्हारा होगा टाइम, वो क्या होगा, काफी लॉन्ग डिस्टेंस में होगा। और यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगी इसमें बहुत सूक्ष्म, मतलब स्मॉल टाइम लगेगा। ठीक, छोटे समय में क्या हो जाए, तुम्हारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में चेंजेस आ जाए, उसके किसमें, कंसंट्रेशन, सांद्रता। अगर इसमें सांद्रता में उसके चेंज आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर आई एन एस, इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस बोला जाता है ना, उसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इससे प्रदर्शित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखोगे, आर आई एन एस इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, ये आप लोग काफी चीज पहले से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल जब चेंज आता है, देखो ये डेल क्या होता है, लंबे समय अंतराल के लिए जब आपका डी आ जाता है तो आप जानते हो कि स्मॉल डी सी डी अपॉन टी। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे जाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, या फिर ताक्षणिक वेग क्या होता है ना, औसत वेग क्या कहते हैं और ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे डी क्या है, लिख सकते हो, डी बराबर सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है, समय परिवर्तन। सी तो जानते ही हो कि सी क्या है, सी क्या है, सांद्रता के में परिवर्तन। ठीक, यहाँ पे भी लिख सकते हो, सी क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। ये चीजें तुम लोग पहले से ही पढ़ चुके हो, तो बार बार इसको रिवाइज नहीं कराने की जरूरत है। तो यहाँ तक ये हो गया। अगर मान लो मैं किसी एग्जाम्पल को लेकर देखूं, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कैसे समझोगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये आर किससे जा रहा है, पी की तरफ जा रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसके लिए आपसे बोला जाए कि तुम क्या करो, एवरेज वेलोसिटी लिखो। इसके लिए एवरेज वेलोसिटी लिखो तो तुम क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखोगे आर ए वी जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या लिखोगे, बोलो, प्लस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेल। ठीक, डेल होगा आर के लिए और पी के लिए। तो तुम जब अलग अलग लिखोगे तो सबका अपना अपना क्या करोगे, अलग लिखोगे। तो तुम जानते हो कि जो हमारे पास अभिकारक होते हैं वो सदैव माइनस में होते हैं। माइनस कहने का मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ इनकी सांद्रता खत्म हो जाएगी, और ये समय के साथ साथ क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल आर हो जाएगा, अपॉन अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे फिर से बोला जाए प्रोडक्ट के लिए लिखिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे, प्लस, प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि प्लस होता है, अपॉन डेल टी हो जाएगा। ये किसके लिए, ये अभिक्रिया था, एग्जाम्पल हम लोग समझ रहे थे किसके लिए, जब हमारे पास क्या बोला जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी लिखिए, अभिक्रिया की औसत वेग को लिखिए किसमें, एवरेज वेलोसिटी में। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए ताक्षणिक वेग लिखिए, तो ताक्षणिक वेग के लिए आप बेटा एग्जाम्पल यहाँ कर सकते हो, ठीक, परेशान नहीं होना। अगर यहाँ पे ताक्षणिक वेग के लिए फिर से इसी चीज को बोला जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अब एवरेज के यहाँ पे ताक्षणिक वेग के लिए लिखना है तो आप क्या करोगे, इसका आर एन एस, ठीक, इसके लिए सेम माइनस हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आर और डी टी हो जाएगा, बराबर प्लस डी पी डी टी। समझ में आ गया, ये इन सब के लिए हमें लिखना है। ये क्या है आपका औसत वेग के लिए, ये किसके लिए है, औसत वेग, और ये किसके लिए है, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीजें सारी समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए ऐसे ही आपसे और क्वेश्चन दे दे तो आप कैसे लिखोगे। अभी तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा बस बोला कि आपके पास ऐसे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कल को अगर वो क्या कर दे, कोई केमिकल इक्वेशन उठा के दे दे तो क्या होगा, समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे ये वाटर लिए
ऑक्सीजन लिए हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या बनाया, वाटर बना दिया। ठीक, इनको बैलेंस करना है बेटा, बैलेंस कर दो इधर से। अब बात क्या आती है, अब हमें बोला जाए कि अभिक्रिया का वेग लिखिए, कौन से, औसत वेग लिखिए, अभिक्रिया का औसत वेग लिखिए। देखिए औसत वेग के लिए हमें क्या करना, हमारे पास जो रिएक्टेंट है इनके लिए लिखना पड़ेगा ना, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, लिखनी होती है कि हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, किससे इसको समझेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से होता है, परेशान नहीं, जैसे यहाँ पर आपने किया है उसी तरह यहाँ पर ये लिखा है ना, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो ये आपके पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है, रिएक्शंस है, आर से पी में जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता कितना दिया है, 0.06 m से 20 मिनट में परिवर्तित, यहाँ पे परिवर्तित लिख लीजिएगा, ठीक, परिवर्तित होकर 0.02 हो जाती है। अभिकारक के औसत वेग की गणना कीजिए। इसमें पूछा क्या है, औसत वेग की गणना कीजिए। तो अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, औसत वेग के लिए क्या हो रहा था, एवरेज वेलोसिटी के लिए प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब आप देखो यहाँ पे सी उसने दिया है सांद्रता, ठीक, पहली सांद्रता ये, फिर 20 मिनट में परिवर्तित होकर ये, मतलब आपका डेल सी दिया है, डेल सी की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, और टी का भी मान दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 0.06 माइनस 0.02 अपॉन 20 मिनट, ठीक, ये सॉल्व हमें करना है। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसको आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.04 बचेगा अपॉन 20। अब आपको पता है कि दशमलव हटाना होगा, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, बोलो हाँ या ना, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 20 गुणे 100, ठीक। अब बेटा कर भी सकते हो, आपके पास 2000 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे खत्म कर दो, तो यहाँ पे 5 बचा, मतलब 1/5 इंटू 100, ठीक। क्या हम इसी चीज को और सरल में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, क्या इसी चीज को और सरल में लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम लोग सरल में लिख सकते हैं, 1/5 गुणे 10 के घाते -2, 100 है तो हम लोग -2 लिख सकते हैं। अब इसको और भी सॉल्व करना है, तो क्या करिए, इसको भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 0.2 गुणे 10 घाते -2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर आप इतने पर भी सॉल्व कर लिए हो, तो इतना भी आपका आंसर हो सकता है। अब आप देखना कि आपके एग्जाम में किस अकॉर्डिंग रहता है आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आते हैं सब क्वेश्चंस, है ना, सॉल्व करना रहता है, आंसर बताना रहता है। तो आप क्या करोगे, अगर इस प्रकार के आंसर हो तो यहाँ करना, इस प्रकार है तो ये, मतलब इसको आप ज्यादा सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बोलो हाँ या ना, ये प्लस माइनस तुम लगा सकते देना, ठीक। अब इसका आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, मोल लीटर मिनट, ठीक। टाइम जिसमें दिया रहे आप वही टाइम लिखो, जरूरी नहीं है कि आप सेकंड में लिखो, मिनट दिया है तो आप मिनट लिख सकते हो। तो ये हो गया उसका आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग, रासायनिक, हेडिंग बनाना रासायनिक अभिक्रियाओं, या फिर हाँ अभिक्रियाओं का, अभिक्रियाओं का वेग, ठीक, रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, तो परेशान नहीं रहना। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे N1, ठीक, N1 ले लिया, A ले लिया, प्लस N2B, M1C प्लस M2D। अब आपसे बोला जाए क्या करिए, इसकी वेग लिखिए, है ना, वेग या दर, ये आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैंने ये चीज पहले ही समझाया था कि इसको हमें कैसे लिखना होता है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी, ठीक, कोई भी अभिक्रिया लिखते समय उसके सामने कोई भी कोफिशिएंट आता है, तो अगर आपको याद होगा विद्युत रसायन वाला चैप्टर, तो वहां पर भी हम लोग लिख रहे थे, तो इसका हम लोग लिखेंगे जब इसकी अभिक्रिया की दर, तो हम लोग लिखेंगे। अब जानते हैं बेटा कि जो हमारे पास अभिकारक होता है ये निगेटिव होता है, ये क्या होता है, निगेटिव।
और जो उत्पाद होता है मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, समय के साथ ये खत्म होता है तो निगेटिव, ये समय के साथ बनता है तो ये पॉजिटिव। अब हमें लिखना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस डी, ठीक, ये स्मॉल चेंज के लिए हो रहा है तो डी, अब बोलोगे सॉरी यहाँ पे माइनस 1/n1, ठीक, डी, और ये ब्रैकेट में ऐसे लगाइएगा अपॉन डी टी, बराबर बराबर देते जाइएगा, फिर ये क्या हो जाएगा -1/2 n1 n2 यहाँ पे, फिर डी बी डी टी, इस प्रकार से हमें लिखा जाएगा। फिर बराबर क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट के साइड आ गए तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ लिखोगे प्लस 1/m1 डी सी अपॉन डी टी, ये सब होता है अभिक्रियाओं के वेग का लिखने का तरीका। बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 1/m2 डी 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 टी, ये होता है क्या, अभिक्रिया के लिखने का तरीका। ये सब तरीका हमें आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं ये क्या होता है, ठीक, ये जो हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको आप बोलोगे क्या होता है, सक्रिय सांद्रता। ये क्या है, सक्रिय सक्रिय द्रव्यमान बोल सकते हो, सक्रिय द्रव्यमान क्या है ये, सक्रिय द्रव्यमान, मतलब कि जो जितना सक्रिय रहेगा उतना जल्दी रिएक्शन करेगा, अगर जो सक्रिय नहीं है उसको कितना भी टाइम दे दीजिए रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखिएगा, नोट करके लिखो, इम्पोर्टेंट है। नोट में क्या लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक, सक्रिय द्रव्यमान के निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि हमने आपको अभी बताया था कि जो जितना जल्दी सक्रिय रहेगा वो उतना जल्दी रिएक्शन करेगा तो टाइम कम लेगा। तो वही चीज बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किस पे निर्भर करता है, अभिकारक और उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं, तो यहाँ से इतना नोट करिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चंस में क्या है, N2H2 अमोनिया बनाया है, ठीक, क्या बनाया है इसमें, अमोनिया, बैलेंस करना है। समीकरण का वेग, समीकरण लिखिए, क्या लिखना है, वेग समीकरण लिखना है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा जाएगा जिस प्रकार से अभी मैंने बताया है। तो क्या करोगे, यहाँ पे अभिकारक होंगे तो अभिकारक क्या होगा, माइनस में होगा, अभिकारक क्या रहेगा, माइनस में होगा कि नहीं, तो यहाँ पे करोगे -1/1, देखो 1/1 है तो उसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक, तो यहाँ पे dN2dt जिस तरीके से है उस तरीके से लिख दो। माइनस में क्या करोगे, 1/3 dH2/dt कर दो, बराबर। आज अभिकारक ही उत्पाद है तो ये प्लस में होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे क्या दो, डी, अमोनिया के लिए अमोनिया लिख दो, dt। ये इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमेशा आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा कैसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसका क्या बोला गया है, अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखिए, मतलब समीकरण लिखिए, तो ये आता ही होगा। ये तो मुख्यात्व के क्या होते हैं, सब निगेटिव होते हैं, अभिकारक हैं, तो क्या लिखोगे, -1/5 DBr
जो सिंबल है सिंबल देते जाओ, ठीक, बराबर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो तुम वही लिख दो, जरूरी नहीं है कि 1 लिखो, BrO3 माइनस dt बराबर -1/6 DH प्लस, ये इसी प्रकार से लिखा जाएगा ना, ये सब चीजें आनी चाहिए, बराबर। अब क्या आ गया पॉजिटिव वाला, तो यहाँ पे क्या लगाओगे प्लस d Br2 अपॉन dt बराबर प्लस 1/3 DH2O dt। ये इस प्रकार से क्या किया जाएगा, इन सब का समीकरण लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, बोला जा रहा है कि NH3 का वियोजन मतलब अमोनिया का वियोजन निम्न प्रकार से होता है, इस प्रकार से उसका वियोजन होता है, हम लोग जानते हैं। यदि यदि उसने क्या दिया है, इतना बराबर क्या दे दिया है, K1 अमोनिया दे दिया है, और इतने बराबर मतलब इसका इतना ये दिया है क्या, K2 अमोनिया दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे ये K3 होगा, ठीक, ये क्या हो गया K3, और यहाँ पे क्या होगा H2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा H2 हो जाएगा। इन सब चीजों का बातों का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H2 होगा, ठीक, इतना दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो हमें पहले क्या करना है, अपना पहले व्यंजक बना लेना है, ठीक, समीकरण बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, -1/2 डी, अमोनिया के लिए अमोनिया रहेगा अपॉन dt, ठीक, बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, जरूरी नहीं है कि हमें लिखना पड़े, तो यहाँ पे लिखोगे क्या प्लस d N2 अपॉन dt, ठीक, बराबर प्लस 1/3 DH2 dt। ये इस प्रकार से हमारा समीकरण बनेगा कि नहीं, बोलो। जो हम लोग समीकरण बनाएंगे ये इस प्रकार से। अब तुम्हें दिया क्या गया है, जो चीज दिया गया है, अब आप देखिए प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, ये तो हमने अपना बना लिया, प्रश्न के अनुसार जो जो दिया गया है उसको रखिए, फिर क्या निकालिए, यहाँ पे अनुपात निकालिए K1 K2 K3 में, ठीक। तो प्रश्न में मान रखने पर, प्रश्न में मान रखने पर, ठीक, चलिए मान रखते हैं। जब हम लोग मान रखेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, यहाँ पे देखो इसका मान यहाँ पे क्या दिया है, ठीक, इसका मान दिया है ना, तो ये हम मान रखेंगे यहाँ वाले पे, तो यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, माइनस होगा कि प्लस, तो माइनस होगा, -1/2 K1 है ना, K1 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, K1 अमोनिया के लिए अमोनिया ही रहेगा, ठीक। अब बताओ इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वाले पे मान रखेंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं है, तो बराबर K2, ठीक, क्या लिखेंगे K2, ये अमोनिया वाला, ये अमोनिया हो गया, यहाँ से अमोनिया, अब डी भी लिख सकते हो, नहीं तो जाने दो, इसको मत लिखो क्योंकि दिया नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये हाइड्रोजन के लिए, ये जो हमारा टूटा है, तो हाइड्रोजन का क्या दिया है K3 यहाँ पे, तो क्या लिखोगे प्लस में लिखोगे, क्या रहेगा वो प्लस में, बराबर प्लस में लिखना 1/3, और यहाँ पे क्या है K3 है ना, K3 क्या है अमोनिया के लिए है, प्रश्न के अनुसार हम लोग रख रहे हैं। तो देखो सब अमोनिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब अमोनिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचा क्या -1/2 K1, ठीक, बराबर K2 बराबर क्या बचा प्लस 1/3 K3। अब ये तुम्हें अनुपात में दिया है तो अनुपात में लिख लो, बाकी आंसर यही आएगा, ठीक, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो देखो ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, ठीक, क्वेश्चंस में क्या दिया गया, अभिक्रिया A+2B किससे किसमें जा रहा है, 3C के लिए किसी क्षण पर मतलब किसी समय C के बनने की दर कितनी है, C के बनने की दर कितना है 10⁻² मोल लीटर पर सेकेंड इनवर्स है, तो उसी क्षण पर A तथा B के लिए विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए। मतलब वो विलुप्त जब होगा तो उसकी दर हमें ज्ञात करनी है। आजा देखते हैं इसको, तो क्या दिया गया है, कुछ इस प्रकार से ये तुम्हारा दिया गया है। अब इसमें हमें पूछा जा रहा है विलुप्त होने की दर को क्या कहेंगे,
अरे कितना होगा, आ जाओ इधर देखो, हम लोग इसका वेग और दर लिखे। अगर हम लोग इसके वेग और दर की व्यंजक लिखे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। ये तुम जान ही रहे हो कि 1 होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 डी बी अपॉन डी टी, बराबर में क्या हो जाएगा, +1/3 डी सी अपॉन डी टी। ये इस प्रकार से होगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना बेटा, होगा। तो ये क्या है, विलुप्त होने की दर है। ये दोनों क्या है, विलुप्त होने की दर है। मतलब ए के विलुप्त होने की दर, और इसमें क्या क्षण लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो बी के विलुप्त होने की दर पर। तो तुम जानते हो कि क्या ये इसके बराबर होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये जब विलुप्त होगा तभी तो ये बनेगा, फिर ये विलुप्त होगा तभी तो ये बनेगा। इन दोनों को मिलाकर ये बन रहा है। तुम क्या लिख सकते हो, -डी डी टी बराबर क्या हो जाएगा, +1/3 डी सी हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। होगा ये, यहाँ तक तो ये सही हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना है इसका, अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे इसकी विलुप्त होने की दर, तो इसको इधर से करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये कितना आएगा, विलुप्त होने की सी का दर कितना दे दिया है, बताओ यहाँ पे कितना दिया है, 10 घाते। तो मतलब तुम्हारा जो ये सी है बेटा, ये कितना दिया गया है, अगर मैं सी की बात करूं तो सी कितना दिया है, बराबर 10 के घाते -2 दिया है। जी ठीक है, बोलो हाँ या ना, -2 दिया है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, ये इसी का मान लिखोगे इसके बराबर। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए की इक्वल टू, मतलब इसका मान लिखो डी ए अपॉन डी टी। अब इसका मान दिया है तो यहाँ पे +1/3, ये सी का मान दिया है कितना, गुणे 10 के घाते -2। तो ये क्या आ जाएगा, ए के विलुप्त होने की दर इतनी होगी। ठीक, ए के विलुप्त होने की दर इतनी होगी। तो कुछ इसी प्रकार से बी का भी निकाल सकते हो। तो बी के लिए भी हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस में ये लिखा गया है, ठीक है ना। अब जितना ये बी विलुप्त होगा उतना ये सी बनेगा, तो ये इसके बराबर है, बोलो हाँ या ना, ये क्या है, इसके बराबर है। ठीक, अब आप जान ही रहे हो कि इसका मान यहाँ पे दिया गया है, इस वाले का मान, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस में लिखोगे। ठीक, ये प्लस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणे 10 घाते -2। अब तुम उसको उस साइड लेकर जाओगे, जानते हो कि 2/3 आएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, इसका आंसर आ गया। तो अब इतना तो आप कर ही सकते हो यहाँ तक। अब आप क्या करना है, इसका मात्रक लिख लेना, मोल लीटर सेकेंड। ठीक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन देते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसके इस क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में देखो, इसने क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछ ली आपसे। इसका क्या पूछ लिया है आपसे, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो हमारा दिया क्या हुआ है, देखो ध्यान से, 2a यहाँ पे उत्पाद दे दिया है। अब पूछा क्या जा रहा है कि ए की सांद्रता 10 मिनट में इतने मोल से घटकर इतने मोल हो जाती है। अब आप बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, RAVG क्या होता है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी होता है कि नहीं। अब ये तुम्हारा डेल सी दिया है, डेल सी दिया है कि नहीं, अब तुम जानते हो। तो अब इस फॉर्मूले में तुम क्या लिखोगे, ए के लिए लिखोगे, ए का सांद्रता, तो तुम यहाँ पे बनाओगे, ए के लिए लिखोगे तो यहाँ पे डेल ए हो जाएगा। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला था, इस पे रखना था, इसलिए अब इसकी सांद्रता देखो दी गई है, कितने से कितने घटकर हो जा रही है, 0.5 से घटकर 0.6 में। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, इसकी सांद्रता लिखोगे, मतलब 0.5 माइनस 0.4, कितने मिनट में, 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0. बोलो हाँ या ना, कितना आएगा, बोलो जी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अरे भाई तुम पहले इसको भी तो लिखोगे, ये सारी चीजें तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे दिया क्या है, तो 1 2 प्लस माइनस में 1/2 करोगे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे तो यहाँ पे घटाओगे तो तुम्हारा आंसर कितना आया होगा, 1 आया होगा। इसमें से इतना घटाया और 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलो 2 गुणे 10 लिखोगे, क्योंकि ये गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 20। अब इनका क्या करना है, हटाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे गुणा करोगे, है ना, 10 से क्या करोगे, गुणा करोगे ताकि ये हट जाए।
ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 200 मोल मोल लीटर सेकेंड आएगा ना, मोल लीटर सेकेंड आ जाएगा। मतलब ये इतने से इतने घटकर इतना औसत वेलोसिटी इसकी इतनी आ जाएगी। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। ट्यूब कहाँ से आया, ये ट्यूब पहले से दिया है। ये जानते हैं कि वेग की जब दर हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी में होने चाहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस बेटा कहीं ना कहीं बोर्ड में, कहीं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, तभी हम आपको करवा रहे हैं। अब जो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, वेग की अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।